नाम का एक गांव होता है जो अलग थलग इलाके में स्थित है, जिस वजह से बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल होता है। दूर दूर तक कोई स्कूल गांव में नहीं होता है। उसी गांव में आनंद नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता है। आनंद ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर में भेज रखा था और खुद गांव में बच्चों को पढ़ाता था। कब तक मैं बच्चों को यहीं पर शिक्षा देता रहूंगा? उनका स्कूल जाना भी जरूरी है। आप सही कह रहे हैं। अगर आज गांव में स्कूल होता तो शायद हमें हमारे बेटे दिनेश को बाहर दूर शहर में पढ़ने ना भेजना पड़ता। सरकार को कई बार पत्र लिखकर प्रधान के हाथों भिजवा चुका हूँ, मगर आज तक कोई जवाब वापस नहीं आया। मैं आज ही प्रधान के घर जाकर उनसे एक और पत्र सरकार को भिजवाता हूँ। जब आनंद और सुषमा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी दिनेश घर आ जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। माँ, आप कैसी हैं? आपकी बहुत याद आई मुझे। और पिताजी आप कैसे हैं? आप थोड़े चिंतित लग रहे हैं। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे बेटे। दिनेश, तुम इतने साल बाद आए हो, मगर आज भी इस गांव में एक भी स्कूल नहीं बना है जब से तुम गए हो। क्या? मैं इतने साल बाद आया हूँ और फिर भी आज तक एक भी स्कूल नहीं बना? आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं इस गांव में पहला स्कूल बनवाऊंगा। बस आप मुझे कामगार दिलवा दीजिए और ईंट पत्थर कहाँ से मिलेंगे, बस वो बता दीजिए। गांव के जमींदार शुल्क, कामगार और ईंट पत्थर तुम्हें दोनों दे देगा। मैं उनसे बात करता हूँ। आनंद और दिनेश दोनों ही जमींदार के पास जाकर उससे कामगार और ईंट पत्थर देने की बात करते हैं, जिस पर जमींदार कहता है, मैं तुम्हें दोनों ही कामगार और ईंट पत्थर बेचूंगा, मगर मुझे 50% पैसे काम शुरू होने से पहले ही देने होंगे। आनंद और उसका बेटा दिनेश उस बारे में सोचते हैं और दिनेश कहता है, ठीक है जमींदार जी, हम 50% पैसे आपको काम शुरू होने से पहले ही दे देंगे। दिनेश जमींदार की बात मान लेता है और स्कूल बनाने का काम शुरू हो जाता है। जब काम शुरू होता है, प्रधान जमींदार के पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो शुल्क जमींदार? उन्हें स्कूल बनाने के लिए कामगार और ईंट पत्थर क्यों बेच रहे हो? अगर वो स्कूल बना लेंगे तो तुम्हारे पास जो कम पैसों में कामगार काम कर रहे हैं, आगे जाकर सब ज्यादा पैसों की मांग करेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हो जाएंगे। और आनंद का बेटा स्कूल बना रहा है, इसीलिए लोग आनंद को मेरी जगह प्रधान बना देंगे। उसकी चिंता मत करो प्रधान, उसका हल मैंने निकाल लिया है। मैं जो उन्हें ईंट पत्थर बेच रहा हूँ, दोनों में ही मिलावट करके बेच रहा हूँ। जब बारिश आएगी तब वो स्कूल अपने आप ढह जाएगा। तुम तो मुझसे भी आगे निकले हुए हो शुल्क जमींदार। दिनेश स्कूल बनवाने में लग जाता है। जैसे ही आधा स्कूल बनता है, बारिश का मौसम आ जाता है। जैसे ही बारिश आती है, स्कूल अपने आप ढह जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये स्कूल की इमारत बारिश होते ही कैसे ढह गई? पक्का इस ईंट और पत्थर में कोई मिलावट की गई होगी। दिनेश जमींदार शुल्क के घर में पहुंचता है और सारी बातें उसे बताता है, जिस पर जमींदार कहता है, अगर तुम्हारा स्कूल बारिश आते ही गिर गया तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो तुम्हें अच्छे ईंट और पत्थर दिए थे। लगता है तुमने ही उसमें मिलावट कर दी होगी। दिनेश जमींदार की बात सुनकर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में रोते रोते हार कर, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो सिर्फ इस गांव के बच्चों का अच्छा चाहता था और अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था। जब दिनेश रो रहा होता है, उसे एक गिलहरी जख्मी हालत में पड़ी हुई दिखती है। अरे ये गिलहरी तो बहुत जख्मी हालत में लग रही है। मेरे पास कुछ पानी और खाना है, मैं इसे खिलाता हूँ। जैसे ही दिनेश गिलहरी को खाना और पानी देता है, वो एकदम से ठीक हो जाती है और गिलहरी एक सुंदर जादूगरनी में बदल जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत वर्षों पहले
एक साधु ने गिलहरी बनने का श्राप दे दिया था और कहा था कि जब तक कोई नेक इंसान तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हें पानी और खाना नहीं देगा, तुम फिर से अपने रूप में नहीं आओगी। मदद करना एक इंसान का फर्ज होता है, चाहे वो इंसान की मदद करना हो या फिर जानवर की। तुम सच में एक नेक इंसान हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। दिनेश उसके साथ घटी सारी बातें जादूगरनी को बता देता है, जिस पर जादूगरनी कहती है, तो तुम्हें गांव वालों के लिए स्कूल बनाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, एक ऐसा स्कूल बनाने में जिसकी इमारत कभी नहीं हिलेगी। इस छड़ी को किसी भी खेत में गाड़ दो, तो वहाँ की मिट्टी से तुम जो बनाओगे वो बन जाएगा। जादूगरनी दिनेश को छड़ी देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। दिनेश छड़ी को लेकर अपने पिता को दिखाता है। आनंद और दिनेश दोनों ही खेत में उस छड़ी को गाड़ देते हैं। अगले दिन वहाँ पर मिट्टी के पेड़ उगाते हैं। यहाँ तो सचमुच मिट्टी आ गई। दिनेश मिट्टी से स्कूल बनाने लगता है और मिट्टी जादुई तरीके से खुद ही अपने आप मिट्टी का स्कूल बनाना शुरू कर देती है। गांव में एक स्कूल बन जाता है, जिस पर प्रधान गुस्सा होकर जमींदार के घर चर्चा करने के लिए जाता है। अरे जमींदार, तुमने तो कहा था कि तुमने उसे मिलावट वाली ईंट और पत्थर दिए थे। ये कौन सी मिट्टी थी जिससे स्कूल इतनी जल्दी बन गया? प्रधान जी, मैं खुद अचंभित हूँ कि वो मिट्टी उसे कैसे मिली जिससे स्कूल इतनी जल्दी बन गया, और बारिश से भी ये मिट्टी का स्कूल ढह नहीं रहा है। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वो एक दूसरा स्कूल भी गांव में खोलने वाला है, जिसमें बड़े लोग भी जाकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। जब दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी जमींदार का कामगार सोनू अंदर आता है। साहब, साहब। क्या हुआ सोनू, कहाँ से भागे चले आ रहे हो? जमींदार साहब, मुझे पता चल गया है कि उस मिट्टी का राज क्या है। उस दिनेश के पास कोई छड़ी है जिससे वो मिट्टी बनाता है, और मिट्टी को जमा करते ही खुद ब खुद जो चाहे वो बन जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो छड़ी उसके पास नहीं, मेरे पास होनी चाहिए, और मेरे पास भी। हम दोनों ही उसका इस्तेमाल कर लेंगे अपने लिए घर और बंगले बनाने में। पहले मैं बना लूंगा, उसके बाद तुम बना लेना। ठीक है, ठीक है। प्रधान जमींदार के घर से बाहर आ जाता है, और जब वो अपने घर जा रहा होता है, तभी खुद से कहता है, जब इसके पास वो छड़ी आएगी, ये खुद के लिए घर, बंगला और मकान बनाएगा, उस पर रंग भर देगा कि पता ना चले कि सारी चीजें मिट्टी की बनी हुई हैं। इससे पहले कि ये जाकर वो छड़ी चुराए, मैं ही जाकर आज रात को उसे चुरा लेता हूँ। प्रधान को पता चलता है कि दिनेश उस छड़ी को अपने पिता आनंद के खेत में रखता है। प्रधान योजना बनाता है कि वो आज ही रात में जाकर उस छड़ी को चुरा लेगा। रात होते ही प्रधान अपने मुंह पर नकाब पहनकर आनंद के खेत में जाता है और उस छड़ी को खेत में गड़ी हुई देखता है। ये रही वो छड़ी, अब मैं इसे चुराकर अपने लिए घर और मकान बनाऊंगा। जैसे ही प्रधान छड़ी चुराने जाता है, तभी वहाँ पर एक आदमी और नकाब पहनकर आता है। ये कौन है जो इतनी रात को यहाँ आया है? अगर ये छड़ी चुराने आया है, तो उससे पहले मुझे इस छड़ी को चुराना पड़ेगा। शुलग जमींदार, तुम? प्रधान जी, आपकी आवाज को मैं पहचानता हूँ। आप मुझे धोखा दे रहे हैं प्रधान। तुमसे पहले मैं ये छड़ी लूंगा, क्योंकि तुम्हें अगर ये छड़ी मिल गई तो तुम मुझे इसका इस्तेमाल करने ही नहीं दोगे।
दोनों ही खेत में झगड़ने लगते हैं कि उस छड़ी को कौन लेगा। उतने में ही प्रधान और जमींदार दोनों मिलकर उस छड़ी को खेत में से निकाल लेते हैं और अचानक से खेत दलदल में बदल जाता है और दोनों ही खेत में धंसने लगते हैं। अरे ये कैसे हो गया? ये खेत दलदल में कैसे बदल गया? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। सब तुम्हारी गलती है प्रधान, तुम्हारी वजह से हम इस दलदल में फंस गए हैं। दोनों की आवाज सुनकर दिनेश और उसके पिता आनंद दोनों ही खेत में पहुंच जाते हैं और प्रधान और जमींदार को वहां पर देखते हैं। बेटा दिनेश, मुझे बचा लो बेटा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने जो ईंट और पत्थर तुम्हें दिए थे उनमें मिलावट की थी। मैं भी अपनी गलती मानता हूँ आनंद। जो पत्र तुम मुझे सरकार को भेजने को देते थे उन्हें मैंने कभी सरकार को भेजा ही नहीं, अपनी ईर्ष्या के कारण कि गांव के लोग तुम्हें प्रधान न बना दे। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मुझे पता है प्रधान कि तुम मेरे पत्र को सरकार को नहीं भेज रहे थे। तुम अपने स्वार्थ के लिए गांव के बच्चों का बुरा कर रहे थे। आखिरकार तुम्हें इसका सबक मिल ही गया। और जमींदार साहब, मुझे सब पता है कि आपने मुझे मिलावट वाली ईंट और पत्थर दिए थे, जिस वजह से स्कूल बारिश आते ही ढह गया। मगर मैं खुश हूँ कि आप दोनों को ही अपने किए का पछतावा हुआ। लाओ, उस छड़ी को मेरी तरफ फेंको। प्रधान छड़ी को दिनेश की तरफ फेंक देता है और दिनेश छड़ी को वापस खेत में गाड़ देता है, जिससे खेत वापस जमीन बन जाती है। प्रधान और जमींदार को अच्छी सीख मिलती है।